हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी यहाँ पे 5वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास होने वाली है। पिछली 4 प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आप सीटेट एक अच्छे नंबर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न की बात करें साथियों तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जब हमें सीखने से रिलेटेड जो निर्योग्यता होती है वो सामान्यतः इन 4 विकल्पों में कौन सी निर्योग्यता समानता होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अध्ययन निर्योग्यता की बात करें तो उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो आनुवांशिक डिजीज होता है उसमें जो निर्योग्यताएं पाई जाती हैं वो उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अर्थात जिनमें वांसविक या उनके अभिभावक के इस समस्या से वो ग्रसित होते हैं, उन्हीं में ये सीखने संबंधी निर्योग्यताएं इसमें पाई जाती हैं। देखिए इसमें व्याख्या की गई है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में यहाँ पे पाई जाती है। तो साथियों इस तरीके के इसमें वंशानुगत जो है निर्योग्यताएं जो है समानता उन बच्चों में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों इससे पहले आपको बता दें कि जो हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे करवाई जा रही है, यही आप लोग प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको एनसीईआरटी प्लस यहाँ पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करवाया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए गई तो यहाँ पे आपको कोई दूसरी जो है प्रैक्टिस सेट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए जैसे मोनिका नाम की एक टीचर हैं जो अपने एक छात्रा जो कि राधिका नाम की है उनसे एक प्रश्न पूछती है, लेकिन राधिका उत्तर देने में असमर्थ होती है। तुरंत बाद वह प्रश्न जो है वह मोहन से पूछ लेती है, लेकिन मोहन को उस प्रश्न का उत्तर देने में यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है। तो मोनिका की प्रवृत्ति यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो मोनिका जो कि एक टीचर हैं, यहाँ पे इनकी जो प्रवृत्ति है वो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जेंडर बाइसनेस देखने को मिल रही है। क्योंकि उसने राधिका से क्वेश्चन पूछा, राधिका ने आंसर नहीं दिया तो तुरंत बाद उसने मोहन से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे जेंडर बाइसनेस या जेंडर रूढ़िवादी के रूप में मोनिका नामक शिक्षक की ओर यहाँ पे इशारा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमें बताना है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। देखिए यहाँ पे बताना है कि जो सीखने के लिए आकलन होता है वो निम्नलिखित 4 विकल्पों में जो है एक विकल्प के सिवाय सभी का जो है यहाँ पे ध्यान रखता है। तो सीखने के लिए जो आकलन है वो यहाँ पे जो है ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जो है ध्यान नहीं रखता है। तो देखिए इन 3 विकल्पों में जैसे विद्यार्थियों की क्षमताएं को ध्यान में रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को ध्यान में रखता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली को ध्यान में रखता है।
लेकिन जो सीखने के लिए आकलन है ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि सीखने के लिए जो आकलन है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है। देखिए पहले मैंने बता दिया आपसे, तो जबकि सीखने के लिए जो आकलन है वो विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों, अधिगम शैलियों का यहाँ पे ध्यान रखता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन है साथियों ये आपके सीटेट में यहाँ पे आ चुका है, इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो जुड़वा भाई हैं, एक समान जुड़वा भाई हैं, उसमें से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार अर्थात तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्थिक रूप से मजबूत है द्वारा गोद लिया जाता है, और दूसरे को निर्धन परिवार जो कि यहाँ पे बीपीएल फैमिली कह सकते हैं, उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन द्वारा लिया जाता है। तो एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए जब किसी बच्चे को, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समान दो जुड़वा भाई हैं, उनको एक परिवार, देखिए दो परिवारों ने जो है उनको गोद लिया, एक धनाढ़ परिवार अर्थात आर्थिक रूप से मजबूत परिवार, दूसरा बीपीएल परिवार अर्थात निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया गया। तो इन चार विकल्पों में उनकी क्या विशेषताएं यहाँ पे एक साल बाद देखने को मिलती हैं? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं कर सकता है। देखिए बुद्धि लब्धांक जो होता है साथियों, वो जो सामाजिक हो, देखिए चाहे कोई निर्धन व्यक्ति होगा या कोई आर्थिक रूप से मजबूत फैमिली होगी, तो उसमें ये चीज़ें यहाँ पे कोई विशेष जो है स्थान नहीं रखती हैं कि जैसे कोई बच्चा आर्थिक रूप से मजबूत फैमिली में उसका पालन पोषण हो रहा है और दूसरे का आर्थिक रूप से कमज़ोर फैमिली में पालन पोषण हो रहा है, तो उसके बुद्धि लब्धि पर कोई प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे माइक्रो गतिक कौशल अर्थात यहाँ पे जो सूक्ष्म गतिक कौशल है, सूक्ष्म गति स्किल है, इसका यहाँ पे कौन सा उदाहरण है? देखिए जो सूक्ष्म गतिज कौशल है इसका लिखने का जो उदाहरण है यहाँ पे ये सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दौड़ना, चढ़ना और फुदकना जो है ये जो है एक ये साथियों यहाँ पे आपके मोटर गति कौशल के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखना जो है ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए आपके सीटेट एग्ज़ाम में, चाहे आपका जितना सीटेट 2012 से हुआ है अभी तक, उसमें आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यदि आप लोगों ने वाइगोत्स्की के सिद्धांत नहीं देखे हैं तो मेरे द्वारा मेरे चैनल पे करवाया गया है, आप लोग जाके यहाँ पे उनके सिद्धांत को एक सरल भाषा में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है, या उनका सिद्धांत जो है जो व्यवहारवादी है वो किस पे यहाँ पे बल देता है, किस प्रकार के बच्चों पर। तो यहाँ पे जो उनकी जो निहितार्थ है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, तो सोशल कल्चरल थ्योरी वो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर यहाँ पे बल देता है, क्योंकि कोलाबोरेशन के नाम से, कोलाबोरेशन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चे जो है यहाँ पे सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, इसका इन्होंने समर्थन अपने सिद्धांत में किया है। तो इसलिए वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का निहितार्थ है वो सहयोगात्मक समस्या का समाधान अर्थात सहयोग के माध्यम से अपने जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चों के द्वारा आपस में मिलकर किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको देखने को मिलती थी। तो ये रहे साथियों आपके टॉप कुछ प्रश्नों की जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, जो कि आज हमारी 5वीं प्रैक्टिस सेट थी।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए, और जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जिनका सीडीपी में स्कोर बहुत कम रह जाता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके और आपके साथ वो भी यहाँ पे सीटेट एक अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकें, और अगले टर्म में आप एक टीचर के माध्यम से बच्चों को सिखाने का यहाँ पे अवसर आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।